वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर निकिता शर्मा, मेडिकल कंसल्टेंट वर्किंग विद ईशान आयुर्वेद हॉस्पिटल। आज आपके पास सामने फिर से हूँ एक नए वेबिनार के साथ, जिसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर डी के गर्ग सर का, जो कि ईशान आयुर्वेद हॉस्पिटल के चेयरमैन सर हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हम सबको फिर से ये मौका दिया कि हम आपके सामने आकर हेल्थ रिलेटेड एक और नए इशू के बारे में आपसे बात कर सके। ईशान आयुर्वेद हॉस्पिटल 60 बेड हॉस्पिटल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से एफिलिएटेड है। ये CGHS एम्पैनल्ड भी है और इसमें हर एक बीमारी के लिए एक अपनी अलग स्पेशलाइज्ड यूनिट है। गायनी, पीड्स, मेडिसिन, सर्जरी, ENT और पंचकर्म की अलग फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ ही मैं 10 न्यूज के मिस्टर गजानन माली सर का भी थैंक यू करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया, जिससे कि हम इतने सारे व्यूवर्स के साथ जुड़ सके और अपनी बात उनके तक ला सके। 10 न्यूज एक बहुत बड़ा वेब चैनल है, जिसके 2.5 लाख से भी यूट्यूब सब्सक्राइबर है और हर दिन के मोर देन 2 लाख व्यूज है। आज का जो हमारा वेबिनार है वो डायबिटीज के ऊपर है। डायबिटीज जो कि भारत की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए मैं अपने जो और स्पेशलाइज्ड पैनलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपना भी इंट्रोडक्शन दे और इस वेबिनार को आगे प्रोसीड करें। डॉक्टर प्राची। Good morning everyone. Myself Dr. Prachi Mishra, MD Ayurveda. Recently I am working with Ishan Ayurvedic Medical College. Thank you. Very good morning all of you. Myself Dr. Akansha Ojha Joshi, MD Ayurveda and working in Ishan as a senior Ayurveda consultant. Okay, thank you. तो आज हम डायबिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। क्या डायबिटीज होता है, इसके क्या क्या मुख्य कारण है, किस प्रकार की डायबिटीज होती है, हमारे शरीर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ आयुर्वेद में इसका कौन सा इम्पोर्टेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या डाइट, क्या लाइफस्टाइल बताई गई है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, साथ ही साथ कुछ हेल्थ टिप्स जिसे आप घरेलू उपाय भी कह सकते हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि डायबिटीज होता क्यों है। डायबिटीज शरीर के अंदर, या मैं और स्पेसिफिकली कहूँ तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, यही डायबिटीज जानी जाती है। इसके अगर मैं कारणों के ऊपर बात करना चाहूँ तो इसके 5 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जेनेटिक, यानी कि अनुवांशिक। ये जो बीमारी होती है ब्लड रिलेशंस में होती है, होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यदि आपके माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को या आपके घर में कोई ब्लड रिलेशंस में ये बीमारी है, तो आपकी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इस बीमारी से संबंधित सावधानी नहीं लेते हैं तो। दूसरा इसका मुख्य कारण है मोटापा। यदि आपको मोटापा है, अगर आप ओबीस हो, ओबेसिटी है, तो ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोटापे के कारण इंसुलिन की जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होती है। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। तीसरा इसका मुख्य कारण है स्ट्रेस या एंजाइटी, या मैं कहूँ डिप्रेशन। ये इसका कारण भी है और इसका परिणाम भी है। इससे डायबिटीज होती भी है और ये डायबिटीज से होता है, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है। बॉडी में एक हार्मोन सिक्रेट होता है कॉर्टिसोल। जब स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हार्मोन सिक्रेट होने लगता है, जो कि इंसुलिन की जो कार्य क्षमता है उसको प्रभावित करता है। तीसरा कारण है हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल। अगर वो प्रॉपर नहीं है, यदि हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, बहुत आसीनता वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई शारीरिक परिश्रम या क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो इससे डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आखिरी जो कारण है वो है डाइट। हमारा खान पान किस प्रकार से है। यदि हम खान पान में सावधानी नहीं बरतेंगे तो डायबिटीज हो जाती है। और खान पान एक ऐसा विषय है जो कि अधिकतर बीमारियों का मुख्य कारण है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात कहूँ तो अभी अगर देखा जाए, आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो स्ट्रेस एक मुख्य कारण है डायबिटीज होने में। आगे मैं डॉक्टर प्राची से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डायबिटीज को लेकर और थोड़ा प्रकाश डालें। डॉक्टर प्राची। अब आपने जाना कि डायबिटीज के रीजन कौन कौन से हैं। अब मैं बताऊंगी डायबिटीज के टाइप कौन कौन से। डायबिटीज किस एज में किस टाइप की डायबिटीज ज्यादा होती है। डायबिटीज कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है,
ग्रुप ऑफ डिजीजेस हैं। इसमें कई सारे लक्षण एक साथ आते हैं और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, इसलिए आप लोगों को पता होगा इसे कहते हैं साइलेंट किलर। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी दो डिवीजन किए गए हैं। प्राइमरी में हम टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप से डायबिटीज बताते हैं। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बहुत कम लोगों को होता है, 10% लोगों को होता है जो टाइप 1 होता है। ये ज्यादातर चाइल्ड्स में और एडल्ट एज में होगा। इसमें क्या होता है, जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या तो वो इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। अगर 10 लोगों का हम सर्वे करते हैं तो उसमें 1% लोग यानी एक ही लोग ऐसे होंगे जिनको टाइप 1 डायबिटीज हो। अब अगर हम बात करें टाइप 2 की, तो वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप होता है, जो कई और रीजन हैं जिनके कारण होता है। उसको वो ज्यादातर अबव 42 ईयर्स, जो 40 साल से या 45 साल से बड़े लोग हैं, उनको होता है। 80 to 90% टाइप 2 डायबिटीज ही आपको मिलेगी। इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है, पर वो प्रॉपर तरीके से सेल्स के थ्रू ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ब्लड से जब हम ब्लड से शुगर एब्जॉर्ब की जाती है सेल्स के थ्रू, तो वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, जिसके कारण ब्लड में शुगर मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम सेकेंडरी टाइप की डायबिटीज की बात करें तो बहुत सारी डायबिटीज ऐसी हैं जो हमें पर्टिकुलर टाइम पे होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डायबिटीज होती है उसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। अब हम डॉक्टर आकांक्षा मैम से बोलेंगे कि वो प्रेगनेंसी पे जो डायबिटीज होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज, उस पर कुछ बताएं। जो भी गर्भावस्था के समय डायबिटीज होती है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं या प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज बोलते हैं। इसका खतरा उन महिलाओं को ज्यादा होता है जो 35 साल से ज्यादा वर्ष की उम्र में गर्भवती होती है, या फिर वो मोटापे की परेशानी, मोटापे की प्रॉब्लम जिनको हो, या फिर उन महिलाओं में भी ये ज्यादा देखा जाता है जिनको पहले से डायबिटीज ना हुई हो, या फिर कुछ ऐसे डिसऑर्डर जैसे कि ओवरी में गांठों का होना, जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। प्रेगनेंसी का समय बहुत ही नाजुक होता है माता और बच्चे दोनों के लिए, तो इस समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब जेस्टेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज होता है तो इससे माता और बच्चे दोनों में ही बुरे इफेक्ट्स आते हैं। तो माता में होने वाले इफेक्ट को हम पहले देखते हैं। माता में होने वाले इफेक्ट्स में एक्लेम्सिया होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और आगे जाके माता को टाइप 2 डायबिटीज का भी खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ा जो इसमें इफेक्ट देखने वाला है वो यह है कि सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस उस गर्भावस्था में उस महिला को हो सकते हैं। बच्चे में होने वाले इफेक्ट दो प्रकार से हैं। एक तो तब जब वो माता के गर्भ में हो, और एक तब जब उसका जन्म हो चुका हो। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उसमें जब प्रेगनेंसी के टाइम जो डायबिटीज माता को होती है, उससे बच्चे का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लार्ज बेबी कहते हैं। इसके अलावा जन्म के समय सांस लेने में तकलीफ होती है, पीलिया हो सकता है, और आगे जाकर जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको टाइप 2 डायबिटीज का खतरा हो सकता है और मोटापे का भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए इस अवस्था में विशेष ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा है। इसका जो मैनेजमेंट है उसके लिए गर्भवती महिला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बार बार कम मात्रा में वो भोजन करे, जिससे कि उसके शुगर लेवल जो है वो बढ़े नहीं। मीठे पदार्थों का सेवन वो कम करे। और मैं इस प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज में किसी भी आहार, औषध, एक्सरसाइज और योगा का वर्णन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट टाइम होता है, और हर एक गर्भवती महिला की प्रकृति अलग होने के कारण उसे अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श लेकर ही किसी भी आहार, औषध या फिर एक्सरसाइज एक्सेट्रा का पालन करना चाहिए।
तो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के पीरियड में बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज और बहुत सारे आहार द्रव्य होते हैं जो कि मना किए जाते हैं, जिनकी तासीर गर्म होती है। तो इसलिए आप जरूर डॉक्टर का परामर्श ले लें और गर्भिणी परिचर्या का पालन करें। गर्भिणी परिचर्या में मासानुमासिक परिचर्या है, यानी प्रत्येक माह के लिए कौन से आहार और कौन से औषध लेना चाहिए वो बताया गया है आयुर्वेद में। तो इसके लिए जो भी गर्भिणी है जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा है या उसे है वो जेस्टेशनल डायबिटीज, तो वो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से गर्भिणी परिचर्या के बारे में पूरी डिटेल ले लें और उसको फॉलो करें। थैंक यू डॉक्टर आकांक्षा। तो जिस तरीके से मैम ने बताया कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको थोड़ा डाउट है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह पर ही मेडिसिन स्टार्ट करिए। अब मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि डायबिटीज से रिलेटेड अगर उन्हें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो वो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8448797705, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपना डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हैं। अब मैं डॉक्टर आकांक्षा से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमें ये बताए कि अगर बीमारी हो जाती है किसी भी इंसान को डायबिटीज, तो उसकी बॉडी पर या अलग अलग सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डॉक्टर आकांक्षा जी, डायबिटीज का प्रभाव रोगी के संपूर्ण शरीर पर होता है, लेकिन मुख्यतः जो इसका प्रभाव है वो देखने को मिलता है आंखों में, हार्ट में, किडनीज पर, नर्वस सिस्टम पे, हड्डियों और जोड़ों पे और फर्टिलिटी पे। बात अगर हम करें आंखों की, तो आंखों में पाई जाने वाली बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी कहलाती है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी जो है वो कम होने लगती है, और यदि सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो जो रोगी है वो अंधेपन की ओर अग्रसर हो जाता है। बात हार्ट की करें, तो हार्ट के केस में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी ब्लड शुगर लेवल जब हमारा बढ़ता है डायबिटीज के टाइम पे, तो ये आर्टरीज में जाके आर्टरीज को कठोर कर देता है, जिसके कारण वहां पर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और हाई ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। किडनी की बात करें तो किडनी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी नामक रोग देखने को मिलता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण किडनी पर बहुत ज्यादा भार पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाती है, और ये डैमेज किडनी का यदि सही तरीके से उपचार नहीं किया गया तो इसका भविष्य काल में या तो इसमें डायलिसिस या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारे संपूर्ण बॉडी का संचालक होता है। यदि रोगी को जो नर्वस सिस्टम में होने वाली बीमारी है डायबिटीज से रिलेटेड, उससे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, यदि रोगी को वो हो जाती है तो उसके संपूर्ण शरीर की जो प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेनली जो प्रभाव है वो ये देखा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट के पैरों में ये ज्यादा दर्द, जलन, सुन्न हो जाना उनके पैरों में, पैर के तलवों पे जलन जो है वो ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा दर्द और चींटी के काटने जैसी पीड़ा भी उसे महसूस होती है। बात अगर करें हम हड्डियों की और जोड़ों की, तो डायबिटीज के पेशेंट में हड्डियों की बीमारी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस एटसेट्रा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे कि हड्डियों में दर्द भी होता है। अब बात करते हैं फर्टिलिटी की। तो फर्टिलिटी के केस में जो महिलाएं हैं उनको डायबिटीज से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आसानी से गर्भ धारण कर लेती हैं, लेकिन गर्भ धारण करने के बाद उनके लिए ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपने डॉक्टर से बराबर परामर्श लेती रहें, जिसके कारण उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन पुरुषों के केस में यह इनफर्टिलिटी करता है, मतलब उन्हें संतान उत्पत्ति में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डायबिटीज यदि लंबे समय तक रहती है तो स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पाया जाता है। तो ये कुछ मेन इफेक्ट्स हैं जो कि डायबिटीज के पेशेंट में देखने को मिलते हैं।
बिल्कुल, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शायद शरीर के कोई भी अंग को नहीं छोड़ती है। पूरा शरीर और शरीर से संबंधित सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस बीमारी को नजरअंदाज ना करें। शुरुआत में नजरअंदाज अगर यदि हम इस बीमारी को कर लेंगे तो आगे जाकर ये बहुत भयानक रूप ले लेगी और इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे कि मनुष्य की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत हैम्पर होती है। अब ये तो हमने देख लिया कि डायबिटीज किस तरीके से भयानक है। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर प्राची से बोलूंगी कि वो हमें खान पान से रिलेटेड कुछ सावधानियां बताएं कि कौन सी, मैं डॉक्टर आकांक्षा से बोलूंगी कि वो खान पान से रिलेटेड कुछ हमें बताए कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए डायबिटीज ताकि हमें ना हो, और यदि डायबिटीज हो गई है तो भी हमें किन खान पान का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर आकांक्षा जी, डायबिटीज के केस में जो हमारा डाइट है यानी जो हमारा आहार है उसका उतना ही महत्व है जितना कि औषधियों का महत्व है, क्योंकि जब हम आहार और औषध को पैरेलली साथ में लेके चलते हैं तो हमें डायबिटीज के केस में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी संतुलित आहार का वर्णन किया गया है, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भी आप आहार द्रव्यों का चुनाव करें या जो भी डायबिटीज पेशेंट है वो जब आहार द्रव्यों का चुनाव करें तो वो ये ध्यान में रखें कि वो स्वाद में कड़वे हों, क्योंकि कड़वी चीजें जो होती हैं वो ब्लड शुगर लेवल को घटाने में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि संतुलित आहार में कौन कौन से पदार्थ हैं। सबसे पहले अनाज की बात करें तो जौ, बाजरा, गेहूं, और यदि डायबिटीज पेशेंट चावल खाने के शौकीन है तो वो ब्राउन राइस का भी सेवन कर सकते हैं। बात दालों की करें तो मूंग दाल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा तुहर दाल और काले चने की दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों में विशेषतः करेला, परवल, गंवारफली का उपयोग करें, और इसके अलावा लौकी, गिलकी और हरी पत्तेदार सब्जियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फलों की बात करूं मैं तो डायबिटीज पेशेंट को बहुत बड़ी एक शंका होती है कि उनको फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मात्रा कम हो और कम मीठे फलों का वो चुनाव करें। और ये भी ध्यान रखें कि खाली पेट फल ना खाएं, क्योंकि उससे शुगर लेवल जो है वो बढ़ सकती है। फलों में एक डायबिटिक पेशेंट को विशेषतः जामुन का प्रयोग करना चाहिए। जामुन का प्रयोग वो थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा पपीता, सेब, नाशपाती, कीवी एक्सेट्रा का प्रयोग कर सकते हैं। सूखे मेवे में बादाम और अखरोट का सेवन एक डायबिटिक पेशेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर का खाना, तला हुआ, ज्यादा मिर्च मसालेदार खाना, बेकरी प्रोडक्ट, इन सब को खाने के लिए मना किया गया है। इसके साथ ही एक चीज का ध्यान रखना है कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको एक मिथ को वो फॉलो करते हैं जिसमें उनको ये लगता है कि प्राकृतिक शर्करा वो नहीं खा रहे हैं या व्हाइट शुगर जो वो नहीं ले रहे हैं उसके जगह वो सब्स्टिट्यूट उसका करते हैं शुगर फ्री से, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। लेकिन उसके ज्यादा दिन प्रयोग करने से किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके साथ ही सलाद का सेवन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें। तो इस डाइट को फॉलो करें जो भी डायबिटिक पेशेंट है और इसका लाभ उठाएं। डॉक्टर आकांक्षा, हमारे व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन आया है कि क्या डायबिटीज 2 से जो ग्रस्त पेशेंट है क्या वो गुड़ अपने खाने में ले सकते हैं? तो मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप दें। देखिए, गुड़ का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि मात्रा में वो कम हो। लेकिन व्हाइट शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर फ्री के स्थान पे गुड़ का सेवन करना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मात्रा का जरूर ध्यान रखें और अपने शुगर लेवल को चेक करें। यदि वो कंट्रोल में है तो कम मात्रा में करें, यदि शुगर लेवल बढ़ी हुई है तो प्लीज उसका भी सेवन आप ना करें तो ही बेहतर होगा। मैम, ये बताएंगे आप कितनी मात्रा में गुड़ का सेवन कर सकते हैं? गुड़ का आप
थोड़ी सी मात्रा में, अगर पाउडर फॉर्म में कर रहे हैं तो हाफ टी स्पून कर लीजिए, और गुड़ को मैं यही कहूंगी कि आप पाउडर फॉर्म में ही करिए, क्योंकि जो गुड़ के डल्ले होते हैं उसमें आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता चलती है। जो 1 चम्मच होता है हमारा 1 टीस्पून, वो लगभग 4 से 50 ग्राम का होता है। तो आप समझ लीजिए 2.5 से 3 ग्राम आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो इस तरीके से हमने देखा कि खान पान में हमें क्या सावधानियां बरतनी है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था डायबिटीज के कारणों में कि जीवन शैली भी एक मुख्य कारण है। तो हम आज देखेंगे कि हमारा व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके से होनी चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट को विशेष तौर पर फिजिकल एक्टिविटी में जितना हो सके उतना ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमेशा आलसों की तरह पड़े रहना, ये सिर्फ डायबिटीज को और बढ़ाती है। तो जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी करने की बहुत आवश्यकता है। फिजिकल एक्टिविटी में आप वॉक, ब्रिस्क वॉक जिसे बोलते हैं तेजी से चलना, कम से कम 40 मिनट जरूर करना चाहिए। यदि 40 मिनट से आप कम कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। वॉक के साथ साथ वॉक भी किस प्रकार से होनी चाहिए, तेज तेज चलना। इसका वर्णन आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने भी दिया है कि जो भी व्यक्ति प्रमेह या मधुमेह से ग्रसित है उन्हें 100 योजन तक चलना चाहिए। और यही बात आज भी प्रूव्ड है काफी सारे रिसर्चेस में कि तेज तेज चलने से डायबिटीज की जो शुगर अनकंट्रोल्ड है वह कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ साथ आप जॉगिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ एरोबिक्स भी कर सकते हैं। अगर मैं योग और प्राणायाम की बात करूं तो योग और प्राणायाम के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है डायबिटीज में। कुछ योगासन करने से ही देखा गया है रिसर्चेस में कि डायबिटीज जो बहुत अनकंट्रोल्ड शुगर है वो भी कंट्रोल हो गई है। इंपॉर्टेंट योगासन की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट योगासन है सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तासन, धनुरासन, शलभासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और शवासन। ये ऐसे योगासन हैं जिनके द्वारा हमारे जो पेट की मांसपेशियां हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, और एब्डोमेन की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होने के कारण पैनक्रियास से जो इंसुलिन सिक्रीट होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये वो हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता है, उसे रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार ये योगासन करने से हमारे शरीर में शुगर कंट्रोल होती है। पर इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये योगासन जो है वो थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद ही किया जाए। पहले थोड़ा शरीर को वार्म अप किया जाए, उसके बाद ही इस योगासन को किया जाए। इनका समय 35 से 40 मिनट रखना चाहिए। साथ ही साथ में एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि यदि आपकी शुगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, खाने के बाद यदि 300 शुगर आपकी आती है, तो आप किसी विशिष्ट चिकित्सक परामर्श की देख रेख में ही ये योगासन करें। ईशान आयुर्वेद हॉस्पिटल में अलग से योगा यूनिट है और इसके लिए अलग से चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध है। यदि आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है और आप चाहते हैं कि योगासन करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल में आकर विशिष्ट चिकित्सक के परामर्श के आधार पर योगासन उनकी देखरेख में कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। ये कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो कि डायबिटीज में काफी कारगर है। इन प्राणायामों के द्वारा हमारा शरीर, उसके साथ साथ हमारा माइंड भी शांत रहता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, स्ट्रेस इसका मुख्य कारण है। तो प्राणायाम करने से शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में, वो कम सिक्रीट होने लगता है और इससे डायबिटीज कंट्रोल हो पाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फिजिकल एक्टिविटीज भी इम्पोर्टेंट है खाने पीने के साथ साथ। जितना हो सके अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए और वर्कआउट करिए। ये हुई हमारे खान पान और जीवन शैली से संबंधित बात। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, फॉर्मुलेशंस हैं जो डायबिटीज में काफी इफेक्टिव है। थैंक यू डॉक्टर निकिता। अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारी संहिताओं में बहुत सारी मेडिसिन बताई गई हैं जो हम डायबिटीज के पेशेंट को दे सकते हैं। वो आपको हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होगी और कहीं भी मिल जाएगी। कुछ फॉर्मुलेशन हमारे अपने हैं जो हमने ईशान हॉस्पिटल में रिसर्च करने के बाद और काफी पेशेंट्स पे ट्रायल करने के बाद बनाए हैं, जो कि आप इजिली घर पे बना सकते हैं। बट घर पे उतना क्वांटिटी का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये सारे फॉर्मुलेशन आपको हमारे हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। आप जब भी चाहें उसे ले सकते हैं। तो अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करती हूँ तो आपको मैं 5 ऐसे फॉर्मुलेशन बताऊंगी जो आप आराम से बना सकते हैं या हमारे यहाँ से ले सकते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करूं
तो मेथी दाना, जैसा कि डॉक्टर आकांक्षा ने पहले भी बताया है कि हमें कड़वी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कटु रस जिसे कहते हैं। तो मेथी दाने को 100 ग्राम, तेज पत्ता 100 ग्राम, जामुन की गुठली 150 ग्राम और बेल के पत्ते 250 ग्राम, इनको लेके सुखाकर पीसकर इनका पाउडर बनाना है। और पाउडर को बहुत ही महीन फाइन जो है छानना है, छन्नियों से, जो मैदे वाली छन्नी होती है उससे प्रॉपर तरीके से छान के ही इसको यूज करना है। और सुबह शाम खाना खाने से 45 मिनट से 1 आवर के पहले दोनों टाइम लेना है गर्म पानी से। ये बात हुई हमारे फर्स्ट फॉर्मुलेशन की। अगर हम दूसरे फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो उसमें चिरायता, आप सब ने चिरायता नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। चिरायता का बहुत ही अच्छा रोल है हमारे डायबिटीज में। चिरायता 10 ग्राम, गिलोय 5 ग्राम, नीम 5 ग्राम, इन सबको लेकर इनका काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के लिए 500 ml पानी में 1.5 ग्राम पाउडर को डालना है और उसे 10 से 15 मिनट तक खौलने देना है, वो भी धीमी आंच पे उबालना है। काढ़े को कभी भी ढक के नहीं बनाना है वरना वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा। और उसको धीरे धीरे गरम ही गरम छानकर पीना है। ये हमारा सेकेंड फॉर्मुलेशन है। अगर हम थर्ड फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, बेल के पत्ते, जामुन की गुठली, दालचीनी और हल्दी, अगर इनमें कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है तो नीम के पत्ते 11, तुलसी के पत्ते 11, बेल के पत्ते 11, जामुन की गुठली 11, दालचीनी को आप थोड़े से अमाउंट में 2 या 3 दालचीनी के टुकड़ों को, हल्दी आधा चम्मच लेके उनको पीस कर उनका काढ़ा बनाना है और आधा चम्मच काढ़ा 500 से 400 ml पानी में उबालना है। ये था हमारा तीसरा फॉर्मुलेशन। फोर्थ फॉर्मुलेशन है लहसुन, अदरक, पुदीना, अनारदाना, 60 ग्राम इनको लेके इनकी चटनी बनानी है, जिसे हम आयुर्वेद में कल्क कहते हैं। इनका पेस्ट फॉर्म बना के उन्हें थोड़े टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं, 1 से 2 दिन के लिए। और जितनी बार भी आप खाना खाते हैं, दिन में 1, 2, 3 बार, 3 अगर आप फूड लेते हैं या मील्स लेते हैं तो उनके साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे सेवन करना है। एक बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है जो हमने अपने इंस्टीट्यूट में बनाया है, मधु शून्य पाउडर, जिसमें त्रिफला, नीम, जामुन, चिरायता, गुड़मार, ये बहुत सारे, ये तो कुछ ही ड्रग हैं, उसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, करेला, इन सबको मिलाकर ये एक पाउडर बनाया गया है जिसे हम खाना खाने से पहले 45 मिनट्स पहले, दोनों टाइम खाने से पहले लेते हैं गर्म पानी से। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन है जो आप इजिली बना सकते हैं। और अगर मेडिसिन की बात करें तो चंद्र प्रभावती, शीला जेतुवटी, ये काफी ऐसी मेडिसिन हैं जो काफी अच्छा रिजल्ट देती हैं। वसंत कुसुमाकर रस, ये कुछ ड्रग्स हैं जो हमारी संहिताओं में बताई गई हैं। इनका प्रयोग भी आप चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही करेंगे कि इसको कैसे लेना है और कब कब लेना है। थैंक यू डॉक्टर निकिता। तो इस तरह हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई भी मेडिसिन आप खुद से स्टार्ट ना करें। बिल्कुल आप अपनी शुगर को मॉनिटर करिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि शुगर अब अनकंट्रोल हो गई है तो आप जरूर किसी विशिष्ट चिकित्सक के परामर्श की रेख रेख में ही ये मेडिसिन शुरू करिए। साथ साथ ये जो मेडिसिन बताई गई है ये हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जैसे कि डॉक्टर प्राची ने कहा था, तो आप यहाँ पर आकर चिकित्सक द्वारा परामर्श ले सकते हैं। अब ये हमने देखा कि डायबिटीज की क्या क्या मेडिकेशंस हैं, लेकिन हर एक बीमारी की प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ सावधानियां होती हैं। यदि उन सावधानियों को नजरअंदाज कर दिया गया तो उन मेडिसिन का भी और उस चिकित्सा का भी कोई फल नहीं होता है। तो मैं कुछ ऐसे प्रिकॉशंस अब आपसे शेयर करना चाहूंगी जो आपको डायबिटीज में विशेष ध्यान रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स, हाई शुगर डाइट, जंक फूड, फास्ट फूड, मैदे से बने फूड आइटम्स, यहाँ तक कि दूध से बने हुए पदार्थ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए जहर है, क्योंकि इनसे शुगर बहुत जल्दी शूट अप होता है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि दूध से बनी हुई कोई चीज नहीं लेनी है, जैसे कि डॉक्टर आकांक्षा ने पहले बताया था कि डायबिटीज के पेशेंट में थकान, लेथार्जी रहती है, तो यदि उन्हें ये परेशानी है तो वो दूध ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वो दूध में भी 2 चुटकी हल्दी मिलाकर जरूर ले, क्योंकि हल्दी का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है डायबिटीज की शुगर कंट्रोल करने में। दूसरा,
लो कार्ब डाइट जिसे कीटो डाइट बोलते हैं उसे इंक्लूड करना चाहिए। ये डाइट डायबिटीज में बहुत इफेक्टिव है। तीसरी जो मैं चीज बताना चाहूंगी वो ये है कि हालांकि आयुर्वेद में इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी डायबिटीज एक एक्सेप्शन केस है जिसमें कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो एक साथ खाना न खाएं, टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं और जब भूख लगे तभी खाएं, क्योंकि यदि एक साथ खाना खाया जाएगा तो एकदम से ग्लूकोज लेवल शूट अप होता है। तो डायबिटीज के पेशेंट एक्सेप्शन है जिसमें उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, बार बार खाना खाना है। चौथा चीज, नींद, भरपूर नींद लेनी है जिससे कि स्ट्रेस लेवल एकदम कम हो, ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका वेट, वो आपको मॉनिटर करना है, वेट नहीं बढ़ने देना है, बार बार आपको अपना वेट मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि मोटापा भी एक मुख्य कारण है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्यूअर ने, क्या सिर्फ मोटापे में ही बीमारी ये डायबिटीज होती है, क्या सिर्फ मोटे लोगों को ही डायबिटीज होती है? तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज किसी को भी हो सकती है यदि वो खान पान का और अपने जीवन शैली का ठीक से प्रयोग नहीं कर रहा है, उसको नहीं फॉलो कर रहा है, तो कोई भी इंसान को डायबिटीज हो सकती है। हालांकि जो ओबीस पेशेंट है, जो मोटापे से ग्रसित है, उनको चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए डायबिटीज में विशेष बोला जाता है कि आप अपने वेट को, आप अपने वजन को न बढ़ने दें, जिससे कि इस बीमारी के होने के चांसेस ज्यादा न बढ़े। तो ये हमने कुछ प्रिकॉशंस देखे हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। साथ साथ मैं फिर से बोलना चाहूंगी, वर्कआउट करिए, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए। अब मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगी आकांक्षा से, डॉक्टर आकांक्षा से, कि वो कुछ हमें होम रेमेडीज और कुछ ऐसी टिप्स बताएं जो कि डायबिटीज में काफी इफेक्टिव है। डायबिटीज के पेशेंट में आहार, औषध और विहार जिसमें कि एक्सरसाइज, योगा एटसेट्रा आता है, इन सबको फॉलो करने के साथ साथ यदि घरेलू नुस्खे जिन्हें हम होम रेमेडीज कहते हैं इनको भी फॉलो किया जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो होम रेमेडीज में पहला रेमेडी है विजय सार या बीजक। इनकी जो लकड़ी होती है उसकी त्वचा का जो चूर्ण है वो 1 से 1.5 चम्मच आप लीजिए और रात भर उसको 1 गिलास पानी में भिगो कर रखिए। अर्ली मॉर्निंग आप उसको 3 से 4 बार अच्छे तरीके से छानने के बाद उसका प्रयोग करिए। उससे शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल होती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मार्केट में बीजक के लकड़ी के ग्लास मिल रहे हैं। जो लेटेस्ट रिसर्च में ये सामने आया है कि बीजक की लकड़ी में यदि हम डेली, कई लोग उसमें पानी रख के पीते हैं, पाउडर का यूज नहीं करते हैं, तो यदि हम उसके ग्लासेस का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी साफ सफाई रखने का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उससे आपको पेट में जो है फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसके अलावा आप मेथी दाने का पाउडर आधा चम्मच सेवन कर सकते हैं। देसी करेला जो कि गहरे हरे रंग का होता है और साइज में छोटा होता है, उसका जूस आप सुबह सुबह खाली पेट लें, उससे भी शुगर कंट्रोल होती है। नीम के पत्तों का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि नीम के पत्तों की अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद ही आप उसे सेवन करें। आप उसे चबाकर उसका रस जो है वो अंदर ले लें और पत्तों को आप फिर बाहर स्पिट कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों का सेवन भी शुगर कंट्रोल में बहुत लाभकारी है। आप 6 से 7 तुलसी के पत्ते अर्ली मॉर्निंग में चबा चबा कर आप उसे खा सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में आमी हल्दी का वर्णन है। आमी हल्दी जो होती है वो शुगर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 1 चम्मच आमी हल्दी लीजिए और लगभग 1.5 गिलास पानी लीजिए और आमी हल्दी को उसमें ऐड करके उसका काढ़ा बनाइए। जब वो आधे गिलास तक हो जाए तो उसे छानकर आप 1 महीने तक यदि सेवन करेंगे तो आपको अपने शुगर लेवल में फर्क दिखाई देगा। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी मसाले हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए, क्योंकि वो कटुरस होते हैं तो वो भी शुगर लेवल कम करते हैं। तो आप खाने में अपने गरम मसालों का प्रयोग ज्यादा करिए। दालचीनी जो मसालों में ही आती है वो चयापचय क्रिया के लिए काफी अच्छी होती है। तो दालचीनी को आप पानी में मिक्स करके भी पी सकते हैं, या फिर सलाद और फलों में भी इसे ऊपर से छींटकर या जिसे बोलते हैं हम स्प्रिंकल करके उसका यदि सेवन करें तो डायबिटीज के केस में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहेगी।
इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि इन रेमेडीज को अपनाते हुए भी आप अपने ब्लड शुगर लेवल का चेक हमेशा रखिए। इसके लिए आप मशीन रखिए या लैब से चेक करवाइए। और HbA1c नाम का एक टेस्ट होता है, इसका मतलब है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो पिछले 3 महीने में हमारे शुगर लेवल की कंप्लीट हिस्ट्री रखता है। मतलब पिछले 3 महीने में हमारे शुगर लेवल कितने बार ज्यादा आए हैं, कम आए हैं, तो उसको साल में 2 से 3 बार आप जरूर कराएं। थैंक यू डॉक्टर आकांक्षा। हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक रिलेटेड इश्यूज है, तो उसको डायबिटीज में क्या प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। तो मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो प्लीज इस क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री जवाब दें। यदि किसी पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है तो डायबिटीज में क्या सावधानी लेने की उनको आवश्यकता है। देखिए, कार्डियक प्रॉब्लम जो है वो डायबिटीज के कारण ही उनको हुई होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने हार्ट के बारे में एक्सप्लेन करते टाइम ही बताया था कि जो एक्सेस शुगर रहती है, जो ज्यादा शुगर लेवल बढ़ने से क्या होता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में जाकर आर्टरीज में जमा हो जाती है, आर्टरीज को कठिन कर देती है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो ये जो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम उनको आई है, ये डायबिटीज से ही श्योरली आई होगी। तो पहले वो अपना कंप्लीट हिस्ट्री दें कि उनको हार्ट अटैक कब हुआ, उनको डायबिटीज की कब से दिक्कत हुई है, और सारे रेजिमेंट जो हमने बताए हैं, जो डॉक्टर निकिता ने बताया है, डॉक्टर प्राची ने बताया है और मैंने बताया है, उन सबको वो फॉलो कर सकते हैं। बट उससे पहले उनको अपनी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री जो है वो एक बार कंसल्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, कार्डियक ऐसा इशू है जो सिर्फ ऐसे सुनकर हम ट्रीटमेंट नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ईशान आयुर्वेद हॉस्पिटल में आके कंसल्टेशन ले, क्योंकि उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड फिजिशियंस हैं और डायबिटीज की हमारी एक स्पेशलाइज्ड अलग ओपीडी भी है। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज की वजह से या जिसकी वजह से डायबिटीज एज अ कॉम्प्लिकेशन आई है, तो वो हमारे हॉस्पिटल में आके कंसल्टेशन ले सकते हैं और उससे रिलेटेड मेडिसिन भी यहाँ पर आकर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डॉक्टर आकांक्षा से सुना कि क्या क्या होम रेमेडीज है, जिसमें मैं विशेष तौर पे विजयसार के ऊपर जोर देना चाहूंगी कि विजयसार डायबिटीज में बहुत ही कारगर मेडिसिन है। इसका पानी रात में भिगोया जाए, यदि इसको रात में भिगोकर इसका पानी सुबह पिया जाए तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डायबिटीज के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु, जिससे मैं कहूँ आज हमने उसके बारे में चर्चा करी। एक डाउट जो कि हमारे व्यूवर्स की तरफ से आया है वो मैं लेना चाहूंगी। हमारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि यदि डायबिटीज का लेवल या शुगर लेवल मेरी बॉडी में कंट्रोल्ड चल रहा है तो क्या मैं दवाई खुद से लेना बंद कर दूं, क्या मुझे मेडिसिन खुद से बंद कर देनी चाहिए, या किस समय पर मुझे मेडिसिन खुद से बंद कर देनी चाहिए। ये एक भ्रांति भी है जो मुझे लगा कि जरूरी है कि मैं एक बार अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूं कि वो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाले। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको, अगर आप एलोपैथ ले रहे हैं या आयुर्वेद कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो कभी भी मेडिसिन को एकाएक या एकदम से बंद नहीं करते हैं। बिना चिकित्सक या डॉक्टर ने जिसने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उससे पूछे बिना आप नहीं कर सकते। हमेशा कोई भी दवा बंद करने से पहले उसकी एक टेपरिंग डोज होती है, उसको धीरे धीरे कम अमाउंट करके तभी बंद किया जाता है, और वो आपको एडवाइस आपका डॉक्टर कर सकता है। आप उससे पूछे बिना अगर मेडिसिन को बंद करेंगे तो उसके इफेक्ट की जगह आपको साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल, मेडिसिन खुद से बंद नहीं करनी है, चिकित्सक के परामर्श के देखरेख में ही बंद करनी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डायबिटीज किस तरीके से भयानक और घातक बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत ही इम्प्रूव्ड और एफिशिएंट सोल्यूशन भी है। आई होप कि आज हमारा यह वेबिनार आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए होंगे। हमारे हेल्थ टिप्स जो कि डॉक्टर आकांक्षा ने आपको बताए, ये हेल्थ टिप्स हमारे फेसबुक पेज इंडियन आयुर्वेदिक हेल्थ केयर पर भी है, तो आप इस फेसबुक पेज पे जाकर विजिट कर सकते हैं और ऐसे टिप्स नोट डाउन करके अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं आप सब लोगों से अब इजाजत लेना चाहूंगी और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को, आप अपने शरीर को, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अगले वेबिनार के साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।